यहाँ उपस्थित सभी गुणजनों का मेरा साधुवाद। और ये मेरा पहला व्याख्यान है, तो भाषाई पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि प्रभावती जी के चरित्र के साथ न्याय कर सकूँ। तो प्रभावती देवी प्रसाद नारायण इनका पूरा नाम, ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी है। लोग पूछते हैं कि हु इज़ प्रभावती, तो आंसर आता है द वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण। बिल्कुल भी नहीं, इतना छोटा संक्षिप्त सा उनका परिचय नहीं हो सकता, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। तो प्रभावती जो हैं, इनका जन्म सिवान जिला बिहार में हुआ, वर्तमान क्षेत्र, और जो ब्रिटिश शासन काल में था तो ये बंगाल क्षेत्र में आता था। तो इनका जन्म 1906 में हुआ और इनके पिता श्री ब्रजकिशोर प्रसाद थे, जो कि पटना के बहुत बड़े नामी वकील थे और शायद ये कांग्रेस के बिहार से पहले सदस्य भी थे कांग्रेस के, जो इनके पिताजी हैं। तो प्रभावती इनकी पिताजी के 4 संतानें थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी थी प्रभावती, और इन्होंने प्रभावती को एक पुत्र की तरह पाला। बिल्कुल लड़कों की तरह उन्हें रखते थे और वो कुर्ते पजामे में रहती थी। उनके हमेशा बाल कटे हुए रहते थे, छोटे छोटे बालों में रहती थी। कभी भी उनके पिताजी ने उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे उस ज़माने में होता था कि लड़कियां हैं शादी करके चली जाएंगी। वो कभी विद्यालय तो नहीं गई, लेकिन हाँ उनके घर में ही उनकी पढ़ाई की समुचित व्यवस्था उनके पिताजी ने की हुई थी। उनकी सारी जो किताबें थीं और जो भी वो पढ़ना चाहती थी वो सब उन्हें उपलब्ध था। उन्होंने सीता सावित्री जो कुछ भी जितनी भी महान पुस्तकें थी सब पढ़ रखी थी। और उनको जो पसंद था, उनका प्रसिद्ध जो एक उपन्यास है शेष प्रश्न, वो उन्हें बहुत पसंदीदा था, उनका पसंदीदा उपन्यास हुआ वो। और जब प्रभावती जी जब छोटी थी तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो ब्रजकिशोर प्रसाद थे इनके पिताजी, वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के इससे मिलने गए। गांधी जी के वो बहुत बड़े गांधीवादी व्यक्ति थे, गांधी जी को पसंद करते थे। तो जब वो गांधी जी से मिलने गए तो साथ में प्रभावती भी गई उनके साथ। तो गांधी जी ने पहली बार उनकी गांधी जी की मुलाकात पहली बार चंपारण में हुई। तो गांधी जी ने जब प्रभावती जी को देखा तो तभी, जब वो बहुत छोटी उम्र की थी 10-11 वर्ष की, तभी उन्होंने कह दिया ब्रजकिशोर प्रसाद से कि ये बेटी मेरी हुई और इसे मैं मतलब अपनी पुत्री स्वीकार करता हूँ, मानस पुत्री। ये प्रभावती गांधी जी की मानस पुत्री हैं, गांधी जी की कोई पुत्री नहीं थी। और बाद में ये वहीं उनके आश्रम में पली बड़ी। धीरे धीरे समय निकलता गया, ये बड़ी हो रही थी। एक दिन शंभू शरण वर्मा पटना में वकील थे, जो कि जयप्रकाश नारायण के चाचा जी हैं और जयप्रकाश नारायण से उम्र में छोटे भी हैं। तो वो वहाँ थे और जयप्रकाश नारायण 1919 में मैट्रिक परीक्षा पास करके उनके पास आए हुए थे उनसे मिलने, उनके घर रुके हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण को सब लोग घर के नाम, पुकारू नाम से संबोधित करते थे। उनका नाम था बाउल। तो उनके चाचा जी ने कहा कि बाउल जी चलिए, बाबू के घर चलिए, ब्रजकिशोर बाबू आए हैं। मतलब बाबू के घर, किसके घर? राजेंद्र प्रसाद जी के घर। राजेंद्र प्रसाद जी का घर था वहाँ पास में। तो राजेंद्र प्रसाद जी के घर चलिए और ब्रजकिशोर प्रसाद जी से मिलने जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने, जब वो उनके घर गए, उनका परिचय हुआ, तो दोनों देश निर्माता व्यक्तियों ने उनसे बात की। और जब उनसे बात की तो वो प्रभावित हो गए। ब्रजकिशोर प्रसाद जी जयप्रकाश से प्रभावित हो गए और उन्होंने पसंद कर लिया उन्हें अपनी बेटी प्रभा के लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं ये शादी प्रभावती की इन्हीं से करूँगा। तो सविधि प्रस्ताव गया उनके घर, जयप्रकाश नारायण के घर। जयप्रकाश नारायण का घर सिताब दियारा में था। तो उनके घर प्रस्ताव गया। उनके पिताजी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि प्रभावती एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। जयप्रकाश नारायण के पिताजी बहुत खुश हुए कि इतनी अच्छी वधू उनके घर आएगी, और वो बहुत प्रसन्न थे। तो बिना मांग जांच, बिना तिलक दहेज वाली शादी उस समय उनकी तय हुई। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया नहीं, दिया तो बहुत था, इस ज़माने के हिसाब से भी बहुत होगा, 90 लाख के समथिंग और ज़्यादा बहुत दिया था, लेकिन कोई मांग जांच वाली शादी नहीं थी। और जब उनकी शादी हुई तो प्रभावती ने सबसे पहले तो डोली का विरोध किया कि मैं डोली में नहीं बैठूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं डोली में बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करूंगी, 4 कांधे पे उठ के मुझे नहीं जाना। दूसरी बात उन्होंने कहा मैं गहने और ये चमक धमक ये सब कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं खादी के वस्त्र पहनूंगी। उनके घर में, प्रभावती जी के घर में, जो विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने के बाद सब लोग खादी का वस्त्र चलता था, सब खादी का ही वस्त्र पहनते थे। तो जब वो शादी में आई तो ना गहने थे, ना पर्दे थे, ना डोली थी। वो कार में बैठकर आई जयप्रकाश जी के साथ और पाँव पैदल अपने घर तक गई, बीच में उतर गई कार से। उसके बाद पैदल गई तो अड़ोस पड़ोसों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अरे ये कैसी बहू है, ना पर्दे हैं ना गहने हैं।
और ये तो ऐसे आ रही है वैसे आ रही है। तो उनके जो सास ससुर थे उन्होंने कहा कि हमारी बहू नए ज़माने की रास अपने हाथों में संभाले हुए है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से मतलब ये बुराई भलाई ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो लोगों ने भी बातें करनी बंद कर दी। तो प्रभावती जी अपने बाद के दिनों में याद करते हुए बोलती हैं कि ये मेरे सास ससुर थे जो ऐसे थे, देवता थे, अगर मेरी माँ होती तो बहुत मारती। उनकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रभावती ऐसे रहें लड़कों की तरह, और बोलती थी कि इसके बाप ने बिगाड़ रखा है इसीलिए लड़कों की तरह रहती है और इसमें कोई लड़कियों वाले गुण नहीं हैं। और शादी उनका सपना था कि शादी हो, पढ़े लिखे नहीं, ये सब चीज़ों में ना जाए, उनको उनकी माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। तो जब प्रभावती जी 1920 में शादी हुई इनकी, तो ये शताब्दी आरा आ गई। शताब्दी आरा आई तब इनकी उम्र 14 वर्ष थी और जयप्रकाश नारायण की उम्र 18 वर्ष थी। 4 साल बड़े थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना था, वो मैट्रिक पास थे। तो उनके पिताजी ने कहा प्रभावती के कि अभी तो मैं प्रभावती को अपने साथ ले जाऊँगा, छोटी है। मतलब आप ये देखिए कि एक पढ़ा लिखा परिवार है, इसलिए उस ज़माने में 14 वर्ष की लड़की को छोटा कहा जा रहा है, नहीं तो 6 साल में भी शादियां हो जाती थी उस ज़माने में। तब उन्होंने कहा कि हमारी बेटी अभी छोटी है और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, 4-5 साल बाद गौना करेंगे। घर वाले भी तैयार हो गए। तो प्रभावती जी अपने पिताजी के साथ अपने मायके चली गई। इधर जयप्रकाश जी के जाने का समय आ गया, अमेरिका जाने का पढ़ाई का। तो प्रभावती जी को 4-5 साल तो नहीं, 1-1.5 साल के अंदर वापस आना पड़ा। वो वापस आई और ससुराल में रहीं और इधर जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले गए पढ़ाई के लिए। और वो पढ़ाई के लिए भी उसी पैसों से गए जो उनके यहाँ वो दहेज में जो आया हुआ पैसा था उससे वो अमेरिका गए। अब प्रभावती जी यहाँ रहने लगी। उधर गांधी जी इनको आश्रम में बुला रहे थे कि आप आश्रम आ जाइए, और इन्हें भी जाना था। जयप्रकाश नारायण जाते समय बोलकर भी गए थे कि तुम आश्रम चली जाना, साबरमती आश्रम में रहना, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, पढ़ाई करना, क्योंकि उनकी उम्र उस टाइम बहुत कम थी, 15 साल की थी वो। तब जब ये चले गए तो इधर ससुराल वाले मानने को तैयार नहीं थे कि बहू है और जाके ऐसा जीवन व्यतीत करेगी, साधु संतों वाला आश्रम में नहीं रहेगी, आश्रम नहीं भेजेंगे, कोई भी तैयार नहीं था। तो इधर गांधी जी के पत्र आते रहते थे, उधर से जयप्रकाश जी के भी पत्र आते थे। हालांकि जयप्रकाश जी कम पत्र लिखते थे, बहुत कम, उनकी बहुत कम बात होती थी, लेकिन उन्होंने भी बाद में कहते रहे वो कि आप जाइए। अब इधर प्रभावती जी की जो सासू माँ थी वो तो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं थी कि इन्हें वहाँ भेजना है आश्रम में। इधर गांधी जी ने उनके पिताजी को पत्र लिखा कि हम जो कुछ थोड़े से लोग देश समाज और धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो समाज उसमें रोड़े अटकाता है, हमें करने नहीं देता, तो हमें इसके लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए, ये नहीं कि ढील पोल में मतलब छोड़ दें उस चीज़ को। तब फिर उनके पिताजी ने, बृजकिशोर प्रसाद ने पत्र लिखा। बृजकिशोर प्रसाद ने उनके ससुर जी से आग्रह किया कि भेज दीजिए, तब भी उनके घर वाले नहीं माने। तो फिर गांधी जी का एक पत्र आया। गांधी जी ने उनसे कहा कि सेवा करो, खूब सेवा करो, क्योंकि सेवा में इतनी बड़ी शक्ति होती है, अहिंसा में इतनी बड़ी शक्ति होती है, जो चीज़ लड़के नहीं मिल सकती वो चीज़ अहिंसा से मिल सकती है। तो आप सेवा करेंगी, सास ससुर माता पिता के समान होते हैं, और जब आप माता पिता की सेवा करेंगी तो आपको वो आने देंगे, आराम से आने देंगे, ज़बरदस्ती से नहीं आना है। तो प्रभावती जी करती होंगी, उन्होंने जो अपने शब्द लिखे, गांधी जी ने कहा आप अपने तरीके से बात करना, ये नहीं कि ऐसा ही बोल दो जो हमने लिख के भेजा है। तो गांधी जी ने ये भी लिखा कि उनको बताओ कि जयप्रकाश नारायण जी चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ आश्रम में। तो प्रभावती जी ने उनसे बात की ससुर जी से, अंत में ससुर जी मान गए। अब प्रभावती जी आश्रम में आ गई। जब वो आश्रम में आई तो उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, परिवेश देखा। बात ही जो उनको एक बेटी मिल गई, उनके पास बेटी नहीं थी, कस्तूरबा गांधी जी, तो बा को बेटी नहीं थी। उन्होंने बहुत खुशी से स्वागत किया प्रभावती जी का और एक माँ की तरह प्यार दिया, और गांधी जी ने पिता की तरह उन्हें प्यार दिया। जब वो वहाँ आई तो छोटी बच्ची थी, उन्हें पढ़ाई भी करनी थी, तो गांधी जी ने उनका पूरा सिलेबस तैयार किया कि इनको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या सिखाना है, और जो आश्रम के नियम कायदे कानून थे वो सभी के लिए थे, प्रभावती जी के लिए भी थे, सभी के लिए थे। सेम कि सुबह इतने बजे उठना है, सूत काटना है, क्या क्या काम करना है, गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, मतलब जो कुछ भी होता था वहाँ सब कुछ आपको नियम से करना है। और गांधी जी नियम के बहुत पक्के थे। जो लोग मतलब तलवार की धार होती है उस पर चलने के समान कार्य था गांधी जी के साथ रहना। तब प्रभावती जी इतनी ज़्यादा मतलब उनकी वृत्ति ऐसी थी, बचपन से ही वो ऐसी थी। वो उनको जो उनके पिताजी थे उनमें त्याग भावना, सेवा भावना जो उनके पिताजी में थी, हमेशा उन्होंने दूसरों को आगे रखा। उनके पिताजी ने कभी स्वयं आगे नहीं आए। जो भी मीटिंग रैलियाँ जो कुछ भी होता था, उनको कोई पद भी, बहुत बड़े बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। वही चीज़ प्रभावती के अंदर आई, सेवा भावना आई, और फिर गांधी जी का साथ मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है कि होना ही था परिवर्तन। अब वो वहाँ रहने लगी तो गांधी जी के जो भी नियम थे उन पर सब पे
खरी उतर रही थी, वो कब उठ जाती थी, कब बर्तन धो लेती थी, कब काम कर लेती थी। धीरे धीरे गांधी जी की वो इतनी प्रिय बेटी बन गई कि गांधी जी ने उनको, उनकी जो पर्सनल सेवा थी वो स्पेशली प्रभावती जी को मिल गई, जो कि लोग तरसते थे, लोग चिढ़ने लगे प्रभावती जी से कि ये इन्हें कैसे मिल गया, इतनी कम उम्र की लड़की है, इसको कैसे मिल गया। वो गांधी जी को गीता पाठ सुनाती थी, पास में बैठ जाती थी। गांधी जी का जब मौन व्रत होता था तो जो लोग मिलने आते थे उनसे, गांधी जी से, तो जो भी बातचीत होती थी प्रभावती सब डायरी में नोट करके रखती थी। प्रभावती जी एक एक पॉइंट नोट करती थी, मतलब उनके डायरी के पन्ने गांधी जी की बाणी बोलते थे। इस तरीके की वो थी कि उन्होंने बिल्कुल उस जगह को अपना लिया था। अब बाकी होने से ना उन्हें माँ की याद आती थी ना किसी की, वो वहाँ अच्छी थी। बीच बीच में ससुराल जाती रहती थी, सिताब दियारा, बीच बीच में यहाँ पे आना होता रहता था उनका। तो धीरे धीरे टाइम निकलता गया, ऐसे करके 7 वर्ष निकल गए। 1929 की बात है, प्रभावती जयप्रकाश जी का लेटर आया गांधी जी के पास कि अब मैं, प्रभावती जी के पास लेटर आया जयप्रकाश का कि मैं वापस आ रहा हूँ अमेरिका से। इधर प्रभावती जी गांधी जी के पास रहते रहते मतलब इतनी उद्वेलित हो गई थी कि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करूँगी। अब गांधी जी से उन्होंने पहले कस्तूरबा गांधी जी से कहा, तो कस्तूरबा गांधी जी ने कहा कि गांधी जी से बात करो। तब उन्होंने गांधी जी से भी बात की, तो गांधी जी ने कहा कि तुम शादीशुदा हो और अकेले ऐसा डिसीजन लेना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले जयप्रकाश से बात करो, उसके बाद तुम डिसीजन लेना। अब एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ कि लोग कहते हैं गांधी जी ने ज़बरदस्ती की। प्रभावती जी की डायरी है जो कि आगा खां महल से मिली है, उसमें पत्र हैं जैसे कि जैसे गांधी जी ने जो भी उन्हें लिखा, उन्होंने जो पत्राचार किया, सारे पत्र उनकी डायरी में संलग्न है। वो प्रतिदिन डायरी लिखती थी। उस डायरी में उन्होंने लिखा हुआ है कि गांधी जी ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मेरी खुद की इच्छा थी, मेरी वृत्ति ऐसी थी, मैं इस तरफ अग्रसर हुई। अब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ व्यक्ति हैं, आज यहाँ जितने भी लोग हैं, अंकल जी ने ज़बरदस्ती तो बोला नहीं कि आइए आइए, तो हम ज़बरदस्ती आ गए। हमारा मन है ऐसा, हमें पसंद है साहित्य, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। बस उसी प्रकार लोग होते हैं, मोबाइलों में उल्टी सीधी चीज़ देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं गलत जाके। बाहर तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती, लेकिन हाँ माहौल का असर होता है। माहौल और संगत एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को उसके अंदर गुण पहले से, बीज पहले से होता है, वृक्ष बनता है वो संगत से बनता है। तो गांधी जी के संगत में जो वृक्ष बना, प्रभावती जी जो वृक्ष बनी, जिस किताब को मैंने पढ़ा उसमें नाम दिया गया है निष्कंप द्वीप। प्रभावती एक निष्कंप द्वीप, कभी ना हिलने वाला द्वीप, मतलब ऐसा महासागर जो कभी डिगा नहीं। अपने वचनों से, अपनी उन्होंने जो भी प्रण लिए, जो भी उन्होंने प्रतिज्ञाएं की, वो कभी डिगी नहीं, कभी आजीवन नहीं डिगी, वैसी ही रही जैसी थी। उन्होंने जब आश्रम में रही तो आश्रम की भी देखरेख वैसे ही की। जब पति के साथ रही तो पति की वो इतनी प्रिय बन गई थी कि पति उनके बिना रहना ही नहीं चाहते थे। मतलब उन्हें लगता था कि मैं इसके बिना जीवन यापन नहीं कर सकूँगा। जब उनके अंतिम दिन आए थे तो यहाँ पे जयप्रकाश आने वाले हैं और प्रभावती जी ब्रह्मचर्य लेकर, उन्होंने पत्र लिखा पहले जयप्रकाश को। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहती हूँ और आप अपनी इसमें सहमति दे दीजिए। ये नहीं कहा, पूछा भी नहीं, मतलब सहमति दे दीजिए, मैंने प्रण कर लिया है, मैं ब्रह्मचर्य लूँगी। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये सारी बातें ऐसे पत्राचार द्वारा नहीं हो सकती, इन बातों को करने के लिए मुझे वहीं आना होगा, बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन प्रभावती जी मानने को तैयार नहीं थी। जयप्रकाश आ नहीं पाए, उसके पहले ही उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्मचर्य धारण करूँगी। यहाँ इन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया। अब 1929 में जयप्रकाश नारायण नवंबर दिसंबर के टाइम आए, नवंबर में आए 1929 में। तो जब वो आए तो पहले वो अपने गांव गए, प्रभावती भी वहीं थी, सिताब दियारा ससुराल में। ससुराल पहुँचे तो उन्होंने अपनी माँ से मिले, बातचीत की, फिर वो वापस आए। जब वापस आए तो जो गांधी जी थी, गांधी जी के नीचे महिला आश्रम था, वहाँ महिला आश्रम के ऊपर गांधी जी का कमरा था। उस कमरे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी नीचे आए, इधर जयप्रकाश नारायण आए। पहले बीच की एक बात और बता दूं कि जयप्रकाश नारायण पहले वर्धा आश्रम में मिले, पहली बार गांधी जी से जो मुलाकात हुई उनकी, तो वर्धा आश्रम में कस्तूरबा गांधी ने उनसे इतना अच्छा व्यवहार किया, उनको एक दामाद की तरह स्वागत किया। तो वो बहुत प्रभावित हो गए थे गांधी जी से। वो गांधी जी से चिढ़ते नहीं थे, पर गांधीवादी जो नियम थे वो उन्हें पसंद नहीं थे। वो गांधीवाद पसंद नहीं करते थे। वो मार्क्सवादी की दीक्षा लेकर आए थे, मार्क्सवाद उनके रग रग में समाया हुआ था। वो कहते थे कि समाजवादी मार्क्सवादी जो है वही है जो कुछ है, और ये गांधीवादी ये क्या है, चरखा, ये सब। जब उन्होंने प्रभावती को देखा तो उन्होंने कहा कि उनके जितना उनका अंतर उनके चेहरे, उनकी बॉडी में नहीं आया था, जितना अंतर उनके विचारों में था। उनके विचार ऐसे थे कि ये मार्क्सवादी थे, वो गांधीवादी थी। ये चरखा चलाने को व्यर्थ समझते थे जेपी, उनको लगता था कि ये सबसे बढ़िया मतलब पूजा है चरखा चलाना, इसको चलाना है, ज़रूर है। और वो कहते थे क्यों एक नित्य प्रतिदिन एक किताब पढ़नी है, क्यों, क्या ज़रूरत है एक किताब पढ़ने की। लेकिन इधर ये प्रभावती जी बोलती थी कि नहीं, एक नियम है ये, और गीता पाठ, रामायण पाठ, ये सब नियम है और इसे ज़रूर पढ़ना है। तो जब वो मीटिंग चल रही थी
तब जयप्रकाश नारायण आए इधर से और मीटिंग से उतर के जवाहरलाल नेहरू नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को देखते ही हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हेलो आई एम जवाहरलाल। तो उधर से रिप्लाई आता है कि मैं जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण अंतिम दिनों में बताते हैं कि वो मीटिंग इतनी प्रभावशाली थी कि उनको मैं पसंद आ गया था और मुझे वो पसंद आ गए थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए थे। उसके बाद लाहौर में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू जी, तो तब भी जयप्रकाश नारायण वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा कि आप भविष्य की क्या योजना है, आप क्या करना चाहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि पिताजी चाहते हैं कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो जाऊं, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब जवाहरलाल नेहरू बोले कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी लेबर डिपार्टमेंट है उसमें उसके सेक्रेटरी हो जाइए। तो जयप्रकाश नारायण तैयार हो गए। जयप्रकाश नारायण ने कहा ठीक है, मैं सेक्रेटरी हो जाता हूँ। अब यहाँ आए वो, उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली इलाहाबाद में, इलाहाबाद ही था शायद हाँ, तो उन्होंने वहाँ पे आए, वो सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे। अब एक दिन जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं और उन्होंने देखा घर, अरे इतना अच्छा घर ले रखा है, फर्नीचर टॉप क्लास सब कुछ एकदम। उन्होंने कहा कि ये कहाँ से ख़रीदा। तो जयप्रकाश नारायण शांत रहे, बोले कि इसका किराया कितना जाता है मकान का। तो वो बोले कि 60 रुपये। बोले 150 रुपये तुम्हें महीने वेतन मिलता है, 60 रुपये तुम किराया भर रहे हो, कैसे जीवन यापन करोगे, थोड़ा तरीके से रहो। उसके बाद जयप्रकाश नारायण थोड़ा वैसे रहने लगे, क्योंकि वो अमेरिका से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा पहली बार घर बना रहे, प्रभावती जी आई हैं, सब कुछ एकदम ठाट वाट से होना चाहिए। इसके बाद 1930 में वो अपने घर गए माँ से मिलने। उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो जब घर गए तो उसमें उन्होंने सेवा की, प्रभावती जी ने बहुत सेवा की। पहले उनकी सास जो उनको ज़्यादा पसंद करना, ये नहीं कहेंगे कि पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये पसंद नहीं था कि आश्रम में रहें। तो उनकी सास धीरे धीरे खुश हो गई उनकी सेवा भावना से, प्रभावती जी की। उन्होंने बहुत सेवा की, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतनी सेवा। वो खुद की बीमारी का ख्याल नहीं रखती थी, पर दूसरों का ख्याल रखती थी। गांधी जी के आश्रम में वहाँ रहकर उन्होंने सिर्फ यही सीखा था कि मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, मरीजों को खाना कैसा देना है, हमारे स्वयं के कपड़े भी कैसे होने चाहिए जो दूसरों को कष्ट प्रदान ना करें, काम करते वक्त अड़चन प्रदान ना करें। तो उनकी सास अंतिम दिनों में उनसे बहुत खुश हो गई, खूब आशीर्वाद दिए, और 1930 में उनकी सास की मृत्यु हो गई। अब इधर जब जयप्रकाश जी अमेरिका गए हुए थे, तब प्रभावती जी और कमला जी की बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। कमला जी प्रभावती जी की इतनी परम प्रिय मित्र बन गई थी कि पत्राचार अंतिम दिनों तक चलता रहा उनका बराबर। तब इनकी माता जी खत्म हो गई, तो 1930 का जो नमक आंदोलन था उसमें जयप्रकाश नारायण भाग नहीं ले पाए, ना वो गए। माता जी की बीमारी से वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो वहाँ नहीं जा पाए। तब कमला जी का पत्र आता है प्रभावती जी के लिए कि आप उनको कहिए, समझाइए कि माँ की बीमारी, माँ की मृत्यु माना कि बहुत कष्टप्रदायी है, कष्ट दिया है उसने, लेकिन हम अपनी असली माँ की, देश की सेवा ना करें, ये तो उचित नहीं है, आपकी ही माँ को इससे कष्ट होगा। उसके बाद ये लोग वापस आए। जब ये लोग वापस आए तो उस टाइम प्रभावती जी, ये आंदोलन चल रहा था, तब प्रभावती जी पहुंची इलाहाबाद। इलाहाबाद में कमला जी के साथ ये लोग आनंद भवन में रहीं। आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू जी भी थे। अब ये रहीं, ये धरने पे जाती थी, दोनों एक साथ सहेलियाँ थी। अब इन्होंने बिहार की महिलाओं को बाहर निकालना शुरू किया। इन्होंने बिहार की महिलाओं को एक एक कर बाहर निकाला। अब कोई पहले आने को तैयार ना हो, बिहार वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ था, तो लोग कहें कि अरे नहीं, लेडीज़ें नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, और वहाँ तो उतना पर्दा प्रथा और वो सब नहीं निकलेंगी। धीरे धीरे करके प्रभावती जी ने जो संस्कार पाए थे उससे धीरे धीरे महिलाओं को समझाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने इतनी सारी लेडीज़ें इकट्ठी कर लीं, बहुत सारी लेडीज़ें इकट्ठी कर लीं, और वो धरने पे जाने लगीं उनके साथ महिलाएं। मतलब बिहार का ये पहला परिवर्तन था जब महिलाएं बाहर निकली थी। महिलाएं उससे पहले कहीं नहीं जाती थी। अब ये लोग धरना दे रहे थे, कमला जी और ये दोनों धरना देने गई थी शराब की दुकानों पे, और भी दुकानें थीं, उनकी होली जल रही थी अंग्रेज़ी चीज़ों की। तब ये वापस आई एक दिन खाना खाने आने के लिए, इनको समय हो गया, लेट हो गई ये जब आई तो मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू ने कहा क्यों बहुओं, कहाँ गई थी तुम दोनों, इतना लेट आई हो, खाना नहीं खाया तुम लोगों ने, 2 बज गए हैं। तो प्रभावती जी तो शांत रही और उनसे कहा कि नहीं, अब कहीं नहीं जाओगी, पिकेटिंग पे नहीं जाओगी, धरना देने नहीं जाओगी, और नौकर से बोले गाड़ी गैराज में रख दीजिए और आप जाइए ऊपर आराम करिए। अब ये दोनों चुपचाप ऊपर चली गई, उनसे तो कुछ कह नहीं सकती थी। अब कमला नेहरू जी बोलती हैं प्रभावती जी से, ऊपर जाके एक काम करते हैं, पीछे के गेट से चलते हैं धरना देने, हमारी बहनें बड़ी गर्मी में धरना दे रही होंगी वहाँ, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे, अभी तो पिताजी रंज में हैं, गुस्से में हैं, तो अभी गुस्सा करेंगे, चुपचाप निकल चलते हैं। ये लोग चुपचाप निकल गई। ऐसा इनका चलता रहा। धीरे धीरे 1932 आ गया। 1932 में फरवरी में
इनकी टंडन जी के मकान पे मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में रात के 7:30 बजे थे, अचानक पुलिस आ गई। पुलिस आई तो पुलिस ने प्रभावती जी के साथ अन्य 10 बहनों को और गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको इलाहाबाद जिला जेल भेजा। पहले जिला जेल, यहाँ से ये जिला जेल पहुँची। उसके बाद इनका खाना तब आनंद भवन से आता रहा। फिर इनका ट्रायल हुआ 8 तारीख को। उसके पहले 7 तारीख को मद्रास में जयप्रकाश जी पकड़े गए। तो अब इनका मन बड़ा परेशान कि जयप्रकाश जी भी पकड़े गए हैं। अब इधर इनकी जब ट्रायल हुआ तो इनको कड़ी सज़ा हुई और इनको लखनऊ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। प्रभावती जी को, इनको 16 महीने की सज़ा हुई थी। तो वहाँ पे कृष्णा जी थी और भी बहुत सारी जो बहनें थीं, एकदम नाम सारे याद नहीं है तो वो बहनों के साथ ये रहीं। कृष्णा जी ने अंग्रेजी सिखाई। जयप्रकाश जी इनसे पत्रों के द्वारा बोलते थे कि अंग्रेजी सीखो, ज़रूरी है। तो ये अंग्रेजी खूब ने कोशिश की, आजीवन सीखने की कोशिश की। पढ़ लेती थी, लिख लेती थी, मतलब बोल नहीं पाई कभी भी उतना अच्छा। तो इनका जेल में भी अध्ययन, ये बड़ी खुश हुई कि और बहनें गिरफ्तार हैं, हम इनसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे बातचीत में कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गए। अब ये सेंट्रल जेल में है अभी इस टाइम। अब उतने में ही खबर आती है कि गांधी जी अछूतों के लिए उपवास आरंभ करने वाले हैं। अब इनका और दिमाग खराब हो गया कि अब क्या होगा। उन्होंने प्रण ले लिया था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो उपवास नहीं तोड़ेंगे। तो उनका उपवास शुरू हुआ इधर 25 तारीख को। 20 सितंबर से उपवास आरंभ हुआ। 25 तारीख क्राइसिस का दिन। बहुत भीड़, लोगों के जुलूस, मीटिंग, मतलब इतनी जनता इकट्ठी हो गई थी गांधी जी के सपोर्ट में, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भीड़। फिर गांधी जी का धीरे धीरे प्रस्ताव, उनकी जो सरकार थी उन्होंने मान लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर उस प्रस्ताव को लेकर आए जो उसमें सभी शर्तों की मंजूरी थी, तो उन्होंने वो उनको दिया, स्वीकृत हुआ वो। उसके बाद 27 को इनको जेल में खबर मिली कि गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। तब थोड़ी शांति आई। फिर वहाँ बैठ के सब लोगों ने उपवास किया, वैष्णव जन गाया सब लोगों ने जेल में बैठ के, सारी बहनों के साथ। और एक शायद निर्मला विद्या देवी जी थी, वो अछूतों का मतलब बहुत ज़्यादा वो करती थी, हम इनका छुआ नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो लोगों ने मनाया उनको, खूब उनके पैरों में गिर पड़ी कि आप खाना खाइए। तो उस दिन उन्होंने भी सबके संग बैठकर खाना खाया, सब लोग रोने लगे, मतलब अच्छा दृश्य था। धीरे धीरे 1932 की इस घटना के बाद जीवन चक्र आगे चलता रहा। 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया था। और उस भूकंप में प्रभावती जी के पिताजी का मकान भी गिर गया। और मकान गिरा, प्रभावती जी के पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। तो गांधी जी ने सबसे कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि अछूतों को तुम लोग मान सम्मान नहीं देते हो, उनके हाथ का खाते नहीं हो, और अब चलो सब लोग सेवा करो तभी ये चीज़ सही होगी हाँ, तो गांधी जी ने उसके बाद ये उनको बोला कि चलिए सब लोग सेवा करिए। तो जितने भी लोग थे वहाँ, सब लोग सबकी सेवा में जुट गए। सब जो भी घर गिर गए थे उनमें झाड़ू लगाना, सही करना, जो लोग जिनके पास खाना नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, सब उपलब्ध करवाना, और ये सेवा इनकी चालू हो गई। इसके बाद इनके पिताजी बहुत बीमार रहने लगे, बीच में इनकी मृत्यु भी हुई। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। तो अब इनसे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे और गांधी जी थे, दोनों लोग कह रहे थे कि स्वयं सेवका दल की स्थापना हो रही है, उसके अध्यक्ष बन जाओ। अब ये तैयार ना हो, ये हमेशा आगे मतलब काम सारे करती थी आगे रहकर, लेकिन कभी पद भी ग्रहण नहीं करना चाहती थी। तो इनसे कहा कि आप इसके अध्यक्ष बन जाइए। पहले ये मना करती रही, लेकिन बहुत जब दबाव पड़ा तो इन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद या फिर वो आदेश मानकर उसको ये स्वयं सेवका दल की अध्यक्ष बन गई। उसके बाद इन्होंने बापू की प्रेरणा से बिहार में काम किया और 26 जून 1940 को महिला चरखा क्लास का श्री गणेश किया। उसकी मेन जो चीज़ थी महिला चरखा क्लास की कि महिलाओं को बाहर निकालना है, उनको उद्योग धंधे सिखाना है, उनको मतलब दूसरों पे आश्रित नहीं रहने देना है। जो बच्चे हैं उनके जो मतलब महिलाएं कुछ इतनी सशक्त बन जाएं कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके, बाहर निकल सकें, और एक अच्छी देश धर्मिता की भावना उनके अंदर प्रवाहित हो सके। तो इसका ये मुख्य काम था। बरसों तक संस्था चलाती रही और उनका नाम नहीं था उसमें कहीं भी, उन्होंने अपना नाम आगे आने नहीं दिया। अब जेपी जी इस टाइम देवली जेल में बंद थे। अब ये जाती हैं जेपी जी से मिलने। जेपी जी से जब मिलने गई तो इन्होंने कहा कि मेरी चप्पल का नाप ले लीजिए, मुझे चप्पल चाहिए, चप्पल नहीं है। प्रभावती जी से जेपी ने कहा, जेल में थे। तो उन्होंने कागज़ बढ़ाया, उसके साथ और बहुत सारे पुलंदे दे दिए कागज़ के कि ये रख लीजिए। प्रभावती जी गांधीवादी सत्यवादी कहाँ ले लेती कि नहीं हम नहीं लेंगे, वो मना करने लगी। इस बहस में
वो जो बैठा हुआ था पुलिस वाला अंग्रेज़, उसने देख लिया और वो पुलिंदा जब्त कर लिया। और ये बहुत बड़ा देशद्रोही है जेपी, यहाँ का मतलब देश का सबसे बड़ा देशद्रोही, पेपरों में छप गया। अब इसके बाद प्रभावती जी की भी बुराई होने लगी कि अरे गांधीवादी हैं, इन्होंने ये कैसे ले लिया। उन्होंने जबकि घर जाके बताया कि मैंने कोई कागज़ नहीं लिया, उसमें क्या था मुझे नहीं पता। तब गांधी जी ने प्रकाशित कराया अपना बयान कि वो जब छोटी सी बच्ची थी, 10-11 साल से जानता हूँ, 14-15 साल से मेरे आश्रम में रही है, पली बड़ी है, और उसने कागज़ नहीं देखा, जो कुछ भी था वो वहीं जब्त कर लिया गया, उसकी इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। तब वो मामला थोड़ा शांत हुआ। अब 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन में इनका जो महिला चरखा क्लास थी उसको तहस नहस कर दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा। और जो बापू थे, बापू और कस्तूरबा गांधी जी, इनको आगा खां महल में बंद कर दिया गया। प्रभावती जी भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद रहीं और जेपी हजारीबाग जेल में बंद रहे। अब इस टाइम ये लोग यहाँ जेल में हैं, और ये इसी टाइम जेल में जब ये थी तब कस्तूरबा गांधी जी की बहुत हालत ख़राब हो गई। ये आगा खां जेल में थे तो इतनी बीमार हो गई कि वो बोलने लगी कि मुझे प्रभा चाहिए। प्रभा, उन्होंने अंतिम दिनों में प्रभावती और उनका एक पौत्र था कनू गांधी, उसको याद किया कि इन दोनों को मुझे बुलाइए यहाँ, मुझे चाहिए, चाहे जो भी हो। उनकी हालत सीरियस होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। तो ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार राजी हो गई और उन्होंने प्रभावती को वहाँ से भागलपुर सेंट्रल जेल से बुलाया और इनके पास भेजा। अब कस्तूरबा गांधी की सेवा के लिए प्रभावती यहाँ आ गई, तो वहाँ भी उनका वही नित्य क्रम चलता रहा, पूजा पाठ सब कुछ, सेवा करना। धीरे धीरे करके वो दिन नज़दीक आ गया। महाशिवरात्रि का दिन था फरवरी, और कस्तूरबा गांधी जी का महाप्रायण का दिन हुआ। और प्रभावती जी बहुत बुरी तरह दुखित हो गई, बहुत रोईं, बहुत परेशान हुई। उन दिनों गांधी जी उन्हें कहते थे प्रभावती जी को कि तुझे मेरी गद्दी संभालनी है। तो प्रभावती जी कहती थी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दुखी होती थी कि मैं क्या गद्दी संभालूंगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब डिग्रियां होने से पढ़ा लिखा होता है क्या, मतलब ये तो मेरा अनादर कर दिया कि मैंने तुझे कुछ नहीं पढ़ाया, इसका तो यही मतलब हुआ। तो प्रभावती जी से वो बहुत सारी बातें करते थे, कहते थे हमेशा तू मतलब इस लायक, तू इतनी ज़्यादा होशियार है कि तुझे डिग्रियों की नहीं, तू हंसते हंसते फांसी पे भी चढ़ जाएगी, मतलब इस लायक तू हो चुकी है, तो मेरी गद्दी संभाल सकती है। तब गांधी जी ने उन्हें कहा कि मेरी गद्दी संभालने की सिर्फ 4 चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें है सेवा, प्रेम, त्याग। अब चौथी चीज़ क्या थी वो प्रभावती जी कहती है कि मैं खुद भूल गई। आगा खां जेल से आते समय अंग्रेज़ों ने मेरी मतलब सबसे बड़ी पूंजी, मेरा जो कुछ भी बापू के द्वारा दिया गया था वो सब जब्त कर लिया, मुझे नहीं दिया। चौथा शब्द भी मुझे, वो बहुत रोती है कि चौथा शब्द भी मुझे याद नहीं है कि गांधी जी ने क्या कहा था। उसके बाद इनको वापस भेज दिया गया भागलपुर सेंट्रल जेल। ये 3 महीने यहाँ रहीं कस्तूरबा गांधी जी के पास, और इनको वहाँ नज़रबंद कर दिया गया कि ये किसी से नहीं मिल सकती हैं। 3 साल बाद ये रिहा हुई। रिहा होने के बाद 15 अगस्त आ गया 1947, आज़ादी आ गई, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। प्रभावती जी भी उसका इंतज़ार कर रही थी, वो खुशी का दिन था। और 1948 में जनवरी में बापू दिल्ली आए, क्योंकि जो आज़ादी आई थी वो दंगों से कलंकित थी, बहुत दंगे, हर जगह दंगे चल रहे थे। तो बापू जहाँ जाते थे अपनी प्रार्थना सभा, जो कुछ भी, वो धीरे धीरे जाके जो भी भाषण देते थे, लोगों को शांत करते थे, सांत्वना देते थे कि मतलब आगे जाके मतलब इस तरीके का ये माहौल उचित नहीं है। तो वो दिल्ली आए दंगे शांत करवाने के लिए। तो उनके 20 तारीख को उनके प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ। उसके बाद प्रभावती जी इनके साथ ही थी तब। तो प्रभावती जी ने कहा कि जयप्रकाश जी बुला रहे हैं और मुझे पटना जाना है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो गांधी जी ने कहा कि जाओ, पूछने वाली कोई बात नहीं है, उसकी सेवा करो, तुम्हारा पति है उसका ध्यान रखो। तो प्रभावती जी बोली कि आप कहेंगे तो ही जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारा यही काम है, तुम्हें उसकी सेवा करनी है और तुम जाओ। 29 तारीख को प्रभावती जी वहाँ से गई हैं रात को। 30 तारीख को बापू के महानिर्वाण का दिन था, उनको 3 गोलियाँ लगी। बापू कहते थे कि मेरी मृत्यु के दिन मतलब मेरी असली पहचान होगी कि मेरे मुंह से भगवान का नाम निकले। वो उसी प्रकार जब उनमें 3 गोलियां लगीं और वो उनकी देह उसी प्रकार ढही जिस प्रकार उन्होंने कहा, और उनके मुंह से हे राम निकला। अब यहाँ प्रभावती जी तक वो खबर पहुँची। खबर आई तो प्रभावती जी तो बेहल हो गई, बहुत ज़्यादा दुखित हो गई, रोने लगी, बहुत परेशान। अब पटना से कोई भी हवाई जहाज़ उन्हें वहाँ दिल्ली जाने के लिए ना मिले, सारे हवाई जहाज़ फुल थे। एक कोई हवाई जहाज़ था जिसमें कोई बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के जो जा रहे थे, वृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने प्रभावती जी को नहीं बिठाया। उन्हें पता था कि बापू की बेटी वहाँ इंतज़ार कर रही है, वो अंतिम दर्शन करना चाहती, लेकिन उन्होंने अपने प्लेन में उन्हें नहीं बिठाया। प्रभावती जी वहाँ पहुँच ही नहीं पाई और बापू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब 3 दिन बाद वो पहुंची तो वहाँ सिर्फ राख शेष थी।
जेपी उनको लेने आए तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बस बार बार एक ही बात कहती थी, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए गई थी मैं, सिर्फ एक दिन के लिए गई और ये सब हो गया। अब उनको लगा था कि अब मैं नहीं जी पाऊँगी, लेकिन उन्हें जीना था। बापू के जो उपदेश थे, जो उनका नियम कानून जो कुछ भी था, वो देश को देना चाहती थी, वो सिखाना चाहती थी। अहिंसा क्या है, अहिंसा में कितनी ताकत है, ब्रह्मचर्यवाद क्या है। उन्होंने ब्रह्मचर्यवाद, जो इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया, ये ब्रह्मचर्य का पहले कभी भी किसी औरत का मतलब ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि किसी औरत ने ब्रह्मचर्य लिया था। ब्रह्मचर्य तब लिया जब आदमियों ने, जैसे कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य लिया तो कस्तूरबा गांधी जी ने भी ब्रह्मचर्य लिया, और जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी पत्नी शारदा माई, उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था क्योंकि उनके पति ने ब्रह्मचर्य। ये पहली बार हो रहा था कि ये ब्रह्मचर्य पहले ले रही थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो जेपी से भी लोग पूछते हैं कभी बाद में इंटरव्यू के दौरान कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर पाया कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रभावती ने आजीवन ब्रह्मचर्य निभाया। तो उन्होंने अपने उसमें कहा। और धीरे धीरे काल की गति बढ़ रही थी। अब ये समाजवादी थे, जयप्रकाश नारायण, इनके साथ इनका जाना होता था। प्रभावती जी हर जगह इनके साथ जाती थी और उनका जो कुछ भी था, उनका ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, सब कुछ वो निरंतर उनका बाकायदा चल रहा था। एक बार समाजवादी मंच पर बहुत बहस चल रही थी, गर्मा गर्म बहस चल रही थी, तो प्रभावती जी पीछे बैठ के चरखा काट रही थी। तो एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि क्यों तुम, अच्छा शोभा नहीं देता आपको ऐसे समाजवादी मंच के पीछे बैठ के चरखा काटना। तब प्रभावती जी ने कहा कि मैं तो ऐसी ही रहूँगी, मैं नहीं बदलूँगी, बदलेंगे तो अगर बदलना है तो जयप्रकाश जी बदल जाए, वो गांधीवादी हो सकते हैं, मैं समाजवादी कभी नहीं हो सकती। अब पोस्टमैन के यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो जयप्रकाश जी थे। तो अब इनमें परिवर्तन आना शुरू होता है जयप्रकाश जी में। जयप्रकाश जी धीरे धीरे रहे तो उन्होंने आज़ादी के बाद ये कहा कि पहले मुझे लगता था कि अहिंसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हिंसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज़ादी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, अहिंसा के पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है। तो जब पोस्टमैनों के लिए वो उन्होंने आंदोलन किया, उसके लिए उन्होंने उपवास रखा, वो गांधीवादी नियम पे चले। उन्होंने पहली बार उपवास रखा, उन्होंने 21 दिन का उपवास किया आत्मशुद्धि के लिए, 21 दिन का उपवास किया। तो उन्होंने खुद से प्रश्न किए कि मनुष्य को अच्छा क्यों होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि अच्छाई के लिए क्या प्रेरणा है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो था वो उसका उत्तर नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो ऐसे नहीं मिल सकती, ये चीज़ तो गांधीवादी नियम पर चलकर ही मिल सकती है, गांधीवाद अपनाकर ही मिल सकती है। तो सर्वोदय जो आंदोलन हुआ था, तब सर्वोदय आंदोलन के दौरान वो बिल्कुल गांधीवादी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं इस आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व होम करता हूँ। तभी विनोबा जी ने भी उनको पत्र लिखकर कहा कि मैं भी अपना जीवन दान देता हूँ। ऐसे करके फिर बिहार में इस चीज़ की लड़ी लग गई। सब लोग सर्वोदय आंदोलन में गांधीवादी नियम अपनाकर टूट पड़े कि हम अपना जीवन दान देंगे, हम अपना जीवन दान देंगे। पैसों के एक एक के सिक्के आते थे, लोग होते थे तो इकट्ठे हो जाते थे खूब सारे पैसे उस चीज़ के लिए। प्रभावती जी उस दिन को देखती हैं जब जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो अपने भाषणों में इसका अहिंसा का वैज्ञानिक विवेचन करने लगे। उन्होंने सबको समझाने लगे कि अहिंसा से क्या है, क्या चीज़ है, कितनी अच्छी है। तो प्रभावती जी ने जब ये सब देखा तो वो रोने लगी। पहले तो उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उसके बाद उन्होंने जयप्रकाश नारायण से कहा, उनसे विनोबा जी से कहा कि ये दिन बापू के रहते हुआ होता तो कितना अच्छा होता। ये चीज़ मैं अब देख रही हूँ, अगर बापू देख लेते तो कितने खुश होते। तब विनोबा जी ने ये कहा कि ऐसा क्यों सोचती हो कि बापू नहीं देख रहे हैं, ये बापू की प्रेरणा से ही हुआ है और वो देख रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद प्रभावती जी ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि गांधी जी उनको जयप्रकाश नारायण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और ये इनको प्रणाम कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसे करके जयप्रकाश जी का जीवन बदल गया था, गांधीवाद की तरफ अग्रसर हो गया। बापू के निर्वाण का दिन था 30 जनवरी 1955। तो उस दिन इन दोनों ने पहली बार साथ में उपवास किया, साथ में चरखा चलाया और साथ में प्रार्थना की। उस दिन प्रभावती जी की खुशी का ठिकाना ना रहा कि जो सब मैं चाहती थी वो सब आज हो रहा है। 1954-55 की बात है। विनोबा जी की पैदल यात्रा जा रही थी, उसमें उनके समर्थक लोग थे। तो वो जा रहे थे तो वो जयप्रकाश नारायण जी की तारीफ़ कर रहे थे कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तब विनोबा जी ने कहा कि हाँ, जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छा राजनेता है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन तुम्हें नहीं पता असली तो प्रभावती जी हैं। जो व्यक्तित्व प्रभावती जी का है वो किसी ने नहीं जाना। प्रभावती जी ही
मतलब उन्होंने जो अपने नियम कायदे कानून जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लागू किए हमेशा निभाए, उनके जैसा व्यक्तित्व किसी का नहीं है। फिर इसके बाद इनकी जयप्रकाश नारायण जी के साथ विदेश यात्राएं चलती रहीं, 3-4 विदेश यात्राएं की इन्होंने, जापान गई, ऑस्ट्रेलिया गई, रंगून गई, बर्मा, और ऐसे ही करके आगे चलता रहा इनका काम। 1965 में महिला चरखा समिति की रजत जयंती मनाई गई, और जो रजत जयंती मनाई गई उसमें ये दोनों थे पटना के। उसके बाद इन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में जो कमला नेहरू शिशु विहार है उसकी स्थापना की, जो कि अब हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया है, बहुत बड़ा हो गया है अब। तो उस टाइम इन्होंने, जो नेहरू जी थे, उनसे आग्रह किया कि आप आइए और इसका उद्घाटन कीजिए। तब नेहरू जी ने कहा कि मैंने प्रण लिया है कि मेरी पत्नी या मेरे पिताजी के नाम से कोई भी चीज़ का आरंभ होगा तो मैं उसका वो नहीं करूँगा, श्री गणेश मैं नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि ये चीज़ सफल हो। उसके बाद हाँ एक चीज़ और जो अपने यहाँ की स्पेशल है, ये अपनी जो चंबल घाटी के बागी कितने फेमस हैं। उस समय इतना आतंक था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, महिलाएं छोड़िए आदमी भी रात को बाहर नहीं निकलते थे। तब गांधी जी की ये मानस पुत्री प्रभावती जी ने उन लोगों को ऐसी प्रेरणा दी, उनको अपने वचनों से प्रतिबद्ध कर लिया, उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। 450 डाकुओं ने सरेंडर किया था पुलिस में। सरेंडर करने के बाद वो जेल गए, और जो 450 वो बागी थे उनके जो परिवारजन थे, प्रभावती जी रात को बिना डरे उनके पास जाती थी, मिलने जाती थी, उनको क्या कमी है, उनको पढ़ाई सब कुछ उनकी समुचित व्यवस्था करना, खाना पीना दवाई हर चीज़ की व्यवस्था करने वो उनके पास जाती थी। तो प्रभावती जी के बारे में वो जो बागी थे वो जब उनके अंतिम दिनों में ये कहते हैं कि वो एक ऐसी महिला थी, उन्होंने पत्र लिख कर भेजा था जयप्रकाश नारायण को कि उनके दर्शन मात्र से लोगों के पाप दूर हो जाते थे। ऐसी महिला थी। जब प्रभावती जी के महानिर्वाण का दिन था उस दिन उन 450 बागियों ने व्रत किया था जेल में, और उन्होंने, प्रभावती जी ने उनको तिलक किया था, भाई बनाया था। दीदी के जीवन का, इनको दीदी कहने लगे सब, ये दीदी हो गई, ये मुसहरी आ गई थी, मुसहरी में इनको सब दीदी कहने लगे। इनके जीवन का अंतिम पड़ाव था मुसहरी। ये मुसहरी में जब पहुंची तो हथियार उठाने वाले जो विद्रोही थे नक्सलवादी, उन्होंने अमीरों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। तो हथियार जब उन्होंने उठाए तो ये प्रभावती जी और जयप्रकाश नारायण जी वहाँ पहुँचे, और उन्होंने इन सब चीज़ों को शांत किया और इन लोगों के बीच में जो मतभेद थे उन्हें दूर किया। उसके बाद बांग्लादेश हत्याकांड चल रहा था उस टाइम, तो विश्व जनमत के लिए जेपी बाहर गए हुए थे विदेश। तो प्रभावती जी ने कहा कि अब मैं बहुत दिनों से संत विनोबा जी के पास रहना चाहती थी, तो अब मैं वहाँ जाऊँगी और उनके सानिध्य में रहूँगी। तब संत विनोबा जी के यहाँ गई। संत विनोबा जी से उन्होंने बातचीत की, वहीं रहीं वो आश्रम में। लेकिन जब वापस आई अंतिम दिनों में तो उनकी, जेपी जब वापस आए विदेश से तो उनकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बीमार थे। तो एक दिन उन्होंने छीण आवाज़ में प्रभावती जी से कहा कि मुझे बड़ा टेंशन होती है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तो प्रभावती जी हंसकर बोलती हैं कि चिंता मत कीजिए, आपसे पहले मैं जाने वाली हूँ। तो जयप्रकाश नारायण बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे, उन दिनों वो बिस्तर पर ही थे। तो प्रभावती जी उन्हें गीता पाठ, रामायण पाठ सुनाती रहती, खूब सेवा करती। जब बीच में एक घटना, टाइम घटा हुआ है अंकल जी ज़्यादा बीच में एक घटना है कि प्रभावती जी जेपी का सारा सामान लेकर चलती थी, मतलब जितना कुछ होता था, टी सेट हो गया, थालियाँ हो गई, बर्तन कटोरी सब साथ में अपने डब्बे में बक्से में भरकर चलती थी। तो एक बार जयप्रकाश नारायण बोले कि ये सब क्या है, ये सब भर के ले जाती हो, फालतू का सामान इकट्ठा करती रहती हो। एक बार वो गुस्सा हो गए प्रभावती जी से। तो जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उनके, तो उस दिन प्रभावती जी गुस्से में चली गई। अब उनके लिए ना खाना आया 2 बजे तक, ना चाय आई, ना कुछ। अब वो कार्यकर्ता उसे बार बार कहते हैं कि खाना ले आइए, कब आएगा खाना। तो बोले अभी आएगा अभी आएगा। खाना आया तो थाली गंदी संदी सी, उसमें चावल का पहाड़ रखा, आलू का पहाड़, उसमें दाल की नदियाँ बह रही, इस तरीके का खाना है, उन्होंने नहीं खाया। फिर उन्होंने चाय मंगाई तो इतनी ज़्यादा मीठी चाय कि उनसे पी नहीं गई। अब उन्होंने कहा कि प्रभावती जी को बुला दीजिए, काम नहीं चलेगा मेरा तब प्रभावती जी को बुलाया गया। अब वहाँ निर्मला बहन थी, उनसे कहा कि प्रभावती जी आई गुस्से में 1 घंटे बाद सारा सामान लेकर, बोली देखिए मैं निर्मला बहन, मैं इनसे कहती हूँ कि मैं तो गांधी जी के साथ रही हूँ, मैं तो कहीं भी रह लूँगी, मैं तो चाय पीती भी नहीं हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतने सारे सामान की, ये सब तो इन्हीं के लिए है। और ये गुस्सा करते हैं। अब जयप्रकाश जी चुपचाप बैठे रह जाते हैं और सुन लेते हैं चुपचाप जो कुछ भी है।
अब इनकी ये बीमारी अवस्था में प्रभावती जी को कैंसर हुआ, गर्भाशय का कैंसर। तो इनको रक्तस्राव की समस्या हो गई, इनको समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। उसके पहले इन्हें बम्बई हॉस्पिटल में बता दिया गया था कि इनको फेफड़ों का कैंसर है, लेकिन वो नहीं निकला था। फेफड़ों का कैंसर भगवान की दया से नहीं निकला। इसके बाद इन्होंने होम्योपैथी का इलाज लिया, उसमें आराम नहीं मिला। तो एक पटना की लेडी डॉक्टर थी, उसके पास चुपचाप गई इन्होंने, जयप्रकाश जी को कुछ भी नहीं बताया कि क्या बीमारी हो गई है, क्या हुआ है। तो जयप्रकाश जी के भाई थे कलकत्ता में, तो जो लेडी डॉक्टर थी पटना की, उन्होंने उनको कॉल किया और उनसे कहा कि इनको गर्भाशय का कैंसर हो गया है। तब जाके जेपी को पता लगा 1972 में कि इनको कैंसर है। तो दोनों ने अब बम्बई के लिए अपना सामान बांधा और जाने लगे। तो लोग मिलने आए। पहले तो लोग बड़ा परेशान कि इनको कैंसर कैसे हो गया, इतनी बड़ी बीमारी है, बताया भी नहीं। तो जब ये सामान लेके जाने लगे तो लोग आते मरीज को देखने, लेकिन मरीज सबसे आगे जा रही है सामान लेकर और खूब खुश है, हंस रही है। लोग कहते कि क्या हुआ, तो वो कहती अभी आ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अभी लौट कर आ जाऊँगी मैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो ये दोनों जा रहे हैं, लेकिन लोग समझते कि जयप्रकाश जी बीमार है। जयप्रकाश जी ऐसा मुँह बना लेते हैं, उनको लगता कि अब ज़िंदगी जीवन कैसे यापन होगा। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में इनके ऑपरेशन का दिन था। ऑपरेशन जिस दिन था उस दिन सबको बड़ा टेंशन कि क्या होगा, लेकिन ऑपरेशन सफल हुआ और ये वापस आ गई। लेकिन इनकी फिर धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी। जब ये वापस आई तो दोबारा से फिर इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इनकी बहुत गंभीर स्थिति हो गई वहाँ से इलाज के लिए। अब ये वापस आ गई। अब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने कहा कि अब तो बस इन्हें देख रेख की ज़रूरत है, दिन गिनने शेष रह गए हैं। तब भी ये इनके एक जो इनका भतीजा था, इकलौता भतीजा था अनिल, उसकी शादी की तैयारियों में जुट गई। इनका काम था, इनके जितने कार्यकर्ता थे उनके बच्चों की अगर शादी नहीं हुई है या कुछ भी नहीं हुआ है तो ये वो करने चल देती थी। मतलब इनकी शादी करवानी है, इसके गहने नहीं है तो दूसरी जगह जाके उसके लिए गहने ले आओ, मतलब सारी व्यवस्थाएँ वो करती थी। तो अब इनके भतीजे के लिए उन्हें दाल बड़ी पापड़ जो कुछ होता था वो सब कुछ करने लगी। इतनी बीमार अवस्था में भी उन्होंने सारे काम किए। और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई तो उन्होंने अपनी खाट दूसरे कमरे में डाल ली कि जेपी को पता ना लगे कि वो बीमार हैं, परेशान हैं। तो जेपी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस टाइम भी वो जेपी की सेवा करती रही, हर एक चीज़ का ध्यान रखती थी कि मतलब कोई कमी ना रह जाए। अब ये जो दूसरे कमरे में है, जैसे ही जेपी आते, ये बीमारी से करा रही है, जेपी आए उठ के बैठ जाती, मुस्कुराने लगती कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आराम से बैठ के बातचीत करना शुरू कर देती। धीरे धीरे जो शादी की तैयारियां चल रही थी, अब ये शादी वाले मकान में जाने वाले थे ये लोग, तो इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई। तो डॉक्टरों को फ़ोन करे, एक जो फ़ोन करने जेपी दूसरे कमरे में गए। इनके यहाँ एक सरस्वती बहन थी, उनको बुलाया गया, बुलाया नहीं गया, वो ज़बरदस्ती आई। प्रभावती जी ने बहुत मना किया। प्रभावती जी ने कहा कि मुझे सेवा नहीं चाहिए, वो फिर भी आ गई। तो प्रभावती जी उन्हीं के पास बैठी हुई थी, जेपी के लिए फल काट रही हैं उस अवस्था में भी, और कह रही हैं आप खा लीजिए। जेपी ने कहा कि आप खा लो, तो उन्होंने खाया, उनसे खाया नहीं गया। तो जेपी जब फ़ोन करने जाते हैं डॉक्टर को, इधर प्रभावती जी उनकी गोद में अंतिम सांस लेती हैं और उस टाइम उनके मुंह से निकलता है बा बापू। तो अंतिम समय उनका ऐसा था, बा बापू का नाम लेकर वो गई इस दुनिया से। तो जब उनकी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद किसी शोक बहन थी, उसने पूछा विनोबा जी से कि अब प्रभावती जी कहाँ होंगी, तो उत्तर मिला कि बा बापू के पास। और जयप्रकाश जी थे, जयप्रकाश जी इतने ज़्यादा दुखित हो गए, उनको लगा कि अब मेरा ज़िंदगी नहीं चलने वाली, मैं कैसे जीऊँगा, अब नहीं जा पाऊँगा। ये 15 अप्रैल 1973 का दिन था, जो इनका महानिर्वाण का दिन है। धीरे धीरे यहाँ पे जाके अब जयप्रकाश जी की ज़िंदगी एकाकी जीवन हो गया, वो भी बहुत बीमार रहने लगे। प्रभावती जी का मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ मुझे मिला पढ़ने को, मुझे सिर्फ एक किताब मिली प्रभावती जी के बारे में, कोई अन्य किताबें उपलब्ध ही नहीं थी कि मैं और उस पर उनके बारे में जान सकती। ये इनकी जो डायरी है, ये आज भी आगा खां महल में सुरक्षित है। इसमें इनके और बापू के पत्र हैं, बापू के द्वारा पत्राचार होता था। ये इनका जो आंतरिक संघर्ष था, जो ब्रह्मचर्य के कारण जयप्रकाश नारायण से इनका आंतरिक संघर्ष 7 साल चला, उसमें बहुत पत्राचार हुआ गांधी जी का, प्रभावती जी का और जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण कभी कभी बहुत कड़े शब्दों में बात करने लगते थे गांधी जी से कि ये सब मतलब क्यों ज़रूरी है, क्या है। तो गांधी जी ने कभी गुस्से में उत्तर नहीं दिया। गांधी जी ने हमेशा आराम से समझाया, प्यार से समझाया। तो गांधी जी ने एक बार उनसे कहा कि लोग व्यभिचार करते हैं इस दुनिया में, अपनी पत्नियों को मारते हैं, बलात्कार करते हैं, ऐसा कुछ करने से अच्छा है कि तुम दूसरी शादी कर लो अगर तुम्हें करना है तो जयप्रकाश नारायण ने अपने इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी का रूथलेस लॉजिक है, ये कौन सी बात हुई।
जयप्रकाश नारायण प्रभावती जी को बहुत चाहते थे, वो दूसरी शादी करने के पक्ष में नहीं थे। इस बात को सुनकर गांधी जी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि उनको आशीर्वाद दे डाला कि अगर तुम्हारे दिल में इतना प्रेम है, अगर तुम इतना ज़्यादा उसको चाहते हो, दूसरी शादी करने का विचार तक तुम्हारे मन में नहीं है, तो तुम उसके समक्ष जाओगे तो तुम्हारे मन में कोई विकार भी नहीं आएगा। तो जयप्रकाश नारायण और गांधी जी का जो अंतर्द्वंद चल रहा था, अंतर्द्वंद एक ऐसी चीज़ होती है कि जब मनुष्य के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, बाहरी द्वंद तो हम भड़ास निकाल लेते हैं, लड़ लिया। अंतर्द्वंद में आदमी के मन में कई प्रश्न उठते हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं, कुछ के हम खोजना भी चाहते हैं, तो असमंजस में रहते हैं सही है कि नहीं। तो प्रभावती जी उन दिनों इतनी बीमार रहने लगी थी कि उन्हें फिट आने लगे थे, वो बेहोश हो जाती थी, घंटों घंटों बेहोश रहती थी। कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी से अलग नहीं रह पाती थी इसलिए बेहोश रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसके बारे में भी पढ़ा। डॉक्टर ये कहते हैं कि जो पुरुषों को भी हो सकती है बीमारी, महिलाओं को भी होती है, लेकिन जिनका हृदय कोमल होता है, जिनके पति पत्नी के विवाद हैं या जिनमें सामंजस्य नहीं है, घर में मतलब परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े कह नहीं पा रहे हैं, तब ये बीमारी हो जाती है, जो प्रभावती जी को हो गई थी। प्रभावती जी उन दिनों से ही बीमार रहने लगी थी। तो गांधी जी पत्र लिखते तो उनसे हमेशा कहते कि तू बीमार रहती है तो गीता का पाठ करती है। जो गीता का पाठ करते हैं उनको चिंता मात्र नहीं होनी चाहिए, ना उनको परेशान रहना चाहिए, तुम्हें चिंता त्यागनी होगी। जब तुम चिंता त्याग दोगी, जब तुम सारी व्यथाएं ये सब चीज़ें दिमाग में से हटा दोगी, उसके बाद तुम सही हो पाओगी। अगर तुम इस तरीके से बीमार रहोगी तो इसमें तेरी और मेरी प्रतिष्ठा जाती है, इसमें हमारी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, क्योंकि तुमने यहाँ क्या सीखा है, शांत रहना, खुश रहना। तो प्रभावती जी को क्रोध भी बहुत आता था, तो जब कभी नौकर आता था उनका तो वो नौकर से गुस्सा हो जाती, बाद में फिर उसे प्यार से समझाती थी। और जेपी जब वो कर रहे होते थे अपने भाषण प्रतियोगिता वगैरह, तो बीमार रहते थे, तो लोग आते थे, तो चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो, प्रभावती जी लेकर पहुंच जाती थी कि चलिए अब बस हो गया, बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, निकलिए, हो गया। तो सब लोग कहते थे कि जयप्रकाश जी इतने वैसे हैं, ये डंडा लेकर खड़ी रहती हैं, प्रभावती जी हमेशा हमारे समक्ष और भगाने के लिए तत्पर रहती हैं। तब प्रभावती जी को ये इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन है क्या है, पर नियम मतलब नियम, उनको 1 घंटे में उठाना है, बीमार है इसलिए उठाना है, ये नहीं कि बैठ रही। और ऐसे ही जब ट्रेन में कहीं जाना होता था, उन्होंने बहुत यात्राएं की, जयप्रकाश जी के साथ वो बहुत जगह गई। तो अगर 8 बजे की ट्रेन होती थी तो 6 बजे से सामान लगा के चालू हो जाती थी कि चलिए चलिए हो गया, समय हो गया। तब जयप्रकाश जी बोलते थे कि अभी नहीं जा रहा हूँ, जाऊँगा बाद में, लेकिन वो मानती नहीं थी, पहले से पहुँच जाती थी। जयप्रकाश जी बताते हैं कि मैं एंड टाइम पर ही पहुंचा, हमेशा, कभी समय से नहीं पहुंचा। प्रभावती जी कहती है अगर मैं नहीं होती ना तो ये कभी कहीं जा ही नहीं पाते, मेरी वजह से ही इन्होंने इतना सब किया। ऐसे ही जब ये जो महिला चरखा समिति थी या इनके जो भी इन्होंने काम किए, तब भाषण देने की जब बारी आती थी तो पीछे हट जाती थी कि मैं नहीं बोलूँगी, शांत रहती थी, चुपचाप कम बोलती थी, गुस्सैल थी, हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी भगवान मेरा गुस्सा कम कर दीजिए, कैसे कम हो ये। अंतिम दिनों तक भी वो ये कहती रही कि मेरा क्रोध कम हो जाए। तो जयप्रकाश जी बताते हैं कि जब भाषण देने की बारी आती थी तो उन्होंने कहा कि सारे काम प्रभावती मेरे करती है, पर उसका एक काम मैं करता हूँ, भाषण देने का, भाषण देने में जाता हूँ, बाकी सारे काम प्रभावती जी को सौंप दिए गए हैं। बस यही प्रभावती जी थी। और ये एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी है कि लोग इनके बारे में अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो चाहती थी कि और कुछ भी इनके बारे में पढ़ने को मिले और मुझे पुस्तकें उपलब्ध हों। लेकिन ये जो किताब थी जो मुझे पढ़ने को मिली वो भी अंकल जी से मिली मुझे। वो किताब मैंने जब ऑनलाइन मंगवाई, प्रकाशकों से पूछा तो वो कहते हैं कौन प्रभावती, भामावती को जानते हैं हम, भामावती की किताब ले लीजिए। हमने कहा भामावती नहीं, जयप्रकाश नारायण की जो वाइफ है, तो उनको ये भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि किताब नहीं है, तब अंकल जी से किताब मुझे मिली और मैंने पढ़ा। गूगल पे जो सर्च किया तो ब्रह्मचर्यवाद और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी, बस ज़्यादा कुछ मुझे नहीं मिला उनके बारे में। और ये जो किताब है, इस किताब में जितना है मुझे लगता है कि ये बहुत कम है और बहुत सारा इनके ऊपर होना चाहिए। अगर कहीं से कोई स्रोत हो, उनकी डायरी कोई खोज कर ला सके आगा खां महल से, तो उसे पढ़ेंगे तब बहुत कुछ पता लगे, क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन डायरी लिखती थी, उनका एक एक शब्द डायरियों में व्यवस्थित है।